हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 10 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको डीएलएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और सारे को अवश्य देखना है आपको। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये अवश्य आपका हेल्प करेगा, तो सारा प्रश्न अवश्य देखना है। शुरू में हमारा हिंदी का प्रश्न है, इसके बाद हम लोग जीके साइंस के प्रश्नों को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। शुरू में हिंदी का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लगता है आज डैश होगी। लगता है आज डैश होगी, यहाँ पे क्या क्या फील होगा? सही आंसर होगा लगता है आज वर्षा होगी। वर्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है, आपको याद रखना है। डकार जाना, डकार जाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? डकार जाना इसका अर्थ होता है हड़प लेना। डकार जाना का अर्थ होता है हड़प लेना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आजकल चोरों डैश गिरोह सक्रिय। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा चोरों का गिरोह। चोरों का गिरोह सक्रिय हो जाएगा। यहाँ पे से तो हो नहीं सकता, यहाँ पे का ही सही आंसर है। उसके बाद दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। खग, खग किसका पर्यायवाची है, यह बताना है। सही आंसर होगा खग पक्षी का पर्यायवाची होता है। खग पक्षी का पर्यायवाची होता है, याद रखना है आपको, कबूतर का नहीं होता है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होकर कबूतर में टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतया को यहाँ पे प्रतिस्थापित करके यहाँ पे क्या दिया जा सकता है, ये बताना है। उसकी शिकायत डैश सही थी। पूर्णतया यहाँ पे क्या होगा? उसके बदले में सही आंसर होगा अक्षरशः हो जाएगा। अक्षरशः सही था, इसका मतलब होता है पूर्णतः सही था। उसके बाद यहाँ पे वर्षा का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? सही आंसर होगा पावस। पावस ये वर्षा का पर्यायवाची है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। साबुन के कपड़े धोए, ये यहाँ पे तो देखने में ही आपको मिस्टेक लग रहा होगा। यहाँ पे होगा साबुन से कपड़े धोए, ये सही होगा। अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है तो आपको इजीली यहाँ से सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जो 15 दिन में एक बार होता है। जो 15 दिन में एक बार होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, ये बताना है। सही आंसर होगा पाक्षिक। पाक्षिक जो 15 दिन में एक बार होता है उसको पाक्षिक कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार होता है साप्ताहिक कहते हैं, और जो रोज होता है उसको दैनिक कहा जाता है, और जो वर्ष में एक बार होता है उसको वार्षिक कहा जाता है। दिए गए शब्द क्या पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची क्या होता है, ये बताना है। वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? सही आंसर होगा वस्त्र का पर्यायवाची कपड़ा होता है। वस्त्र का पर्यायवाची कपड़ा हो जाएगा, ये याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक लग रहा है, पानी की नहीं होगा, पानी को होगा। नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। इजी प्रश्न है, ऐसे आप इजीली ठीक कर सकते हैं इसको। विलोम चुनना, यहाँ पे कर्मठ का विलोम क्या होगा? कर्मठ का विलोम क्या होगा? कर्मठ का विलोम होगा मेहनती। कर्मठ मतलब मेहनती होता है, और इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा कामचोर। कर्मठ का विलोम होगा कामचोर। कर्मठ मतलब मेहनती होता है, और मेहनती का उल्टा क्या होता है? कामचोर होता है। यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। कितनी धूप है, यहाँ पे क्या होगा? उफ कितनी धूप है। शाबाश कितनी धूप है, क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा उफ कितनी धूप है। उफ कितनी धूप है। ऐसे आपको इजीली गेस करके यहाँ पे टिक कर देना है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ब्राह्मण कैसे सही लिखा जाएगा? ब्राह्मण कौन सा सही है? ब्राह्मण कौन सा सही होगा? ये चौथा वाला बिल्कुल सही है, ब्राह्मण ऐसे लिखा जाता है। आपको एक बार अच्छे से देख लेना है ध्यान से कैसे लिखा जाता है। ये सभी वर्ड जो है ये बार बार पूछे जाते हैं शुद्ध करने के लिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो नया आया हो, जो नया आया हो उसको क्या बोल सकते हैं? सही आंसर होगा नवागत। जो नया आया हो उसको नवागत कहा जाता है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करने। मेरी छोटी बहन डैश चलने लगी। मेरी छोटी बहन डैश चलने लगी, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा मेरी छोटी बहन थोड़ा चलने लगी। थोड़ा चलने लगी, ये सही आंसर होगा।
उसके बाद यहाँ प्रश्न है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अव्यय के द्वारा जुड़े हों उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं ये बताना है। इसका सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होता है, जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं, जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर होगा प्रत्यय। जो शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है और जो शब्द के शुरू में लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। यह बात आपको याद रखना है। उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान होता है, यानी कि तीसरा शब्द प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। जिसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे जैसे त्रिनेत्र हो गया या फिर नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब होता है भगवान शंकर जी, तो यहाँ पे तीसरा ही अर्थ निकलता है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे लंबोदर बोला जाता है तो अर्थ निकलता है गणेश। लंबोदर का अर्थ क्या होता है? गणेश। और इसका मतलब यहाँ पे तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। ज़्यादातर भगवान के नाम जो होते हैं वो बहुव्रीहि समास वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतु कौन सा समास है? जीव जंतु इसमें कौन सा समास है? जीव जंतु ये बताना है। सही आंसर होगा द्वंद्व समास। आपको किसी भी शब्द के बीच में अगर ये डैश दिख रहा होगा माइनस टाइप का, तो यहाँ पे द्वंद्व समास आपको टिक कर देना है। यहाँ पे ज़्यादा सोचना की जरूरत नहीं है। द्वंद्व, जैसे कि माता पिता होता है, माता और यहाँ पे डैश पिता होता है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। लोटा डोरी, इन सभी में द्वंद्व समास होता है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है ये बताना है। सही आंसर होगा दृष्टि संधि। दृष्टि संधि स्वर संधि का भेद नहीं होता है। दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि ये सभी स्वर संधि का भेद होता है, याद रखना है। दृष्टि संधि ये नहीं होता है। जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है? जी हाँ कौन सा निपात है ये बताना है। सेंस होगा यहाँ पे बलदायक निपात है। जी हाँ गर्व से बोल रहा है, बल से बोल रहा है, तो यहाँ पे बलदायक निपात हो जाएगा। उन्नयन का संधि विच्छेद। उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। उन्नयन का संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ नयन। उन्नयन का संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ नयन, याद रखना है आपको। उत्जोड़ नयन ये उन्नयन का संधि विच्छेद होता है। मनीषा शब्द का विशेषण रूप में निम्नलिखित में से कौन है? मनीषा को अगर हम विशेषण में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? सही आंसर होगा मनीषी। मनीषा का विशेषण होगा मनीषी, ये आपको याद रखना है। रंगशाला में समास है। रंगशाला में कौन सा समास है ये बताना है। रंगशाला में कौन सा समास होगा? सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची कौन सा है? पवन का पर्यायवाची कौन सा है ये बताना है। पवन का पर्यायवाची समीर होता है। पवन का पर्यायवाची समीर होता है, हवा होता है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार है। हिंदी में पर्यायवाची कितने प्रकार के होते हैं? पर्यायवाची शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? सही आंसर होगा 3 प्रकार के। पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। गायक में कौन सा संधि है? गायक में कौन सा संधि है? सही आंसर क्या होगा? गायक में आयादी स्वर संधि होता है, याद रखना आपको। गायक में आयादी स्वर संधि है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है। अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए और बताना है मुझे कि आपका कितना सही हो रहा है। दिग्ध दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्ध दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर होगा दिक् जोड़ दर्शन। दिक् जोड़ दर्शन ये दिक् दर्शन का संधि विच्छेद होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का क्या अर्थ है? अग्नि परीक्षा देना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अग्नि परीक्षा देना सही आंसर होगा कठिन परिस्थिति में पढ़ना। कठिन परिस्थिति में पढ़ना अग्नि परीक्षा देना इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, पदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियों में से कौन सा उपयुक्त है? पदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, इसमें कौन सा लोकोक्ति का यूज हो सकता है ये बताना है। बद अच्छा बदनाम बुरा ये गलत है। कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ये सही है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यहाँ पे ये हो सकता है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स को लेकिन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। हम लोग अभी
अब साइंस को देखेंगे, उसके बाद जीके को देखने वाले हैं। मैथ्स करने पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि मैथ्स के लिए अलग से अलग सेशन लेकर आएंगे। तो साइंस आपको फिलहाल अच्छे से देखना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना और याद रखना इसको। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का खोज करने वाला कौन था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, यह बताना है। सही आंसर होगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, यह सभी आपको याद रखना है। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, यानी कि द्रव्यमान संख्या सेम होता है और आवेश अलग होता है, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा, उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा समभारिक कहा जाता है, यानी कि भार समान है तो समभारिक हो जाएगा। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन में गठन होता है। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन होता है। किसके न्यूक्लियन से गठन होता है केंद्रक का? सही आंसर होगा द्रव्यमान में घटाव से केंद्रक, द्रव्यमान में घटाव से केंद्रक का निर्माण होता है, गठन होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? गलनांक किसका ज़्यादा है? उच्चतम गलनांक पूछा जा रहा है, ये बताना है। गलनांक मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर पे वो पिघलेगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाता है, इसको साधारण नमक भी बोला जाता है और इसका गलनांक उच्चतम होता है। निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो कौन सा विखंडित होगा? निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो कौन सा विखंडित होगा? यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, यहाँ पे इक्वेशन वगैरह होना चाहिए था, तो इन क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखते हैं, आगे देख लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। अच्छा सूचक के रूप में किसका उपयोग होता है, ये बताना है। सही आंसर होगा फेनेप्थलीन। फेनेप्थलीन का उपयोग ऑक्जेलिक अम्ल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल के अनुमापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक लोहे के तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? लोहे का तार है और अगर उसको कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के घोल में अगर उसको रखेंगे तो क्या होगा, ये बताना है। सही आंसर होगा लोहा अवक्षेपित होगा। लोहा अवक्षेपित होगा यानी कि लोहा बाहर निकलेगा और उस पर कॉपर का परत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जल के क्वथनांक को किसके तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये बताना है। जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। सही आंसर हो, ये पहला वाला ही सही आंसर है। आगे देखते हैं। जब किसी घोल को एक अर्ध परागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा परासरण। जब किसी घोल को एक अर्ध परागम्य द्वारा उसे विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को परासरण कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, ये बताना है। सही आंसर होगा द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? पुरातात्विक जो चीज़ होते हैं, पुराने जो चीज़ होते हैं, उनको दिनांकित यानी कि उनकी आयु वगैरह को निकालने के लिए कितना पुराना है उसको निकालने के लिए किसके समस्थानिक का यूज करते हैं? सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम 235 का जनरली यूज किया जाता है किसी भी पुराने चीज़ का आयु को निकालने के लिए, कितना पुराना है ये निकालने के लिए यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। अर्ध आयु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अपशिष्ट समस्थानिक का वजन है, ये बताना है। सही आंसर होगा 25 ग्राम। इसका 25 ग्राम बच जाएगा।
100 है तो 25 हो जाएगा, 200 है तो 50 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो उसको उपचयन कहा जाता है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड पर जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है? एनोड पे क्या क्या होता है ये बताना है। सही आंसर होगा एनोड पर उपचयन होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। एनोड पर क्या होता है? एनोड पर इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलता है और कैथोड पर जाकर जमा होता है, तो एनोड पर उपचयन होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है ये बताना है। सही आंसर होगा सीजियम। सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या होता है ये बताना है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। हीरा क्या है? हीरा है। हीरा क्या है? तो हीरा एक शुद्ध कार्बन होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। ये न्यूमेरिकल है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको अभी हम लोग नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। कौन सा जीवाणु होता है? सही आंसर होगा ओजोटोबैक्टर। ओजोटोबैक्टर इसका सही आंसर होगा। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है ये बताना है। सही आंसर होगा ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। ग्लाइकोजन होता है किसमें? फफूंदी में जो खाद्य पदार्थ होता है संचित उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, याद रखना है। अफीम पाया जाता है। अफीम किसमें पाया जाता है ये बताना है। अफीम पापावर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। पापावर सोमनीफेरम ये एक पौधा होता है, इसी से अफीम निकाला जाता है। नशीला पदार्थ होता है, याद रखना है। सम्राट अशोक ने अपनाया था। सम्राट अशोक ने क्या अपनाया था? सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म मानते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखना है। कौटिल्य ने रचना की थी। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? सही आंसर होगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और ये राजनीति से संबंधित बुक है, याद रखना आपको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सही आंसर होगा अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, याद रखना है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे ये बताना है। सही आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे अमीर खुसरो, याद रखना आपको। कहाँ पे? अमीर खुसरो का दरगाह अभी यहाँ पे देखे थे, सॉरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? अजमेर में है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने कराया था ये बताना है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था, याद रखना है। ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था और आगरा का जो मोती महल है वो भी शाहजहां ने ही बनवाया था। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? सही आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे ये बताना है। सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। मुगल के अंतिम बादशाह दिल्ली के बहादुर शाह जफर थे, याद रखना आपको। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा महात्मा गांधी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसी के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना शिकंजा कसा था, याद रखना है। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? भारत को स्वतंत्रता कब मिला था? तो 15 अगस्त 1947, ये तो पता ही होगा। स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? तो हमको भारत का नागरिकता मिल जाते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, याद रखना है। लोकतांत्रिक सरकार व शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? तो सामान्य नागरिक इसमें भागीदारी होता है और खुद अपने से जो है यहाँ पे सरकार को चुनते हैं।
यहाँ पे सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, ये पहला वाला सही होगा। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती हैं। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती हैं? सही आंसर होगा नगर निगम। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं नगर निगम कहलाती हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसको क्या कहते हैं, ये बताना है। सही आंसर होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बीडीओ कहा जाता है। यही पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन वगैरह करते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक किसको माना जाता है? सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, याद रखना है। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? सही आंसर होगा 6। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में इससे एक को घटा दिया गया, तो अभी वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को इससे निकाल दिया गया, याद रखना है। इसके बाद है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? अगर 14 वर्ष से कम बच्चे को काम मिल रहा है तो इससे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। लोकसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर होगा 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। और राज्यसभा का पूछा जाए तो 6 साल राज्यसभा का होता है। क्वेश्चन नंबर 99। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा क्या होगा? सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो सही आंसर होगा दूसरा। लेकिन अभी जो है फर्स्ट भी होने वाला है जल्द ही, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इंग्लिश के प्रश्न है, लेकिन इंग्लिश के प्रश्नों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग मात्र इतना सही डिस्कस रहने देते हैं। इंग्लिश और मैथ्स के लिए हम लोग अलग से सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।